नावल तबीर-ए-हयात राइटर जहीना आरूश किस्त नंबर 15 इन द कोर्ट ऑफ शेडोज शी फाइट्स अलोन। रोड पर हर तरफ लोग खड़े थे। किसी ने उसको गाड़ी से निकाल दिया था। वो स्ट्रेचर पर अपना फ़ोन में लथपथ था। उसका वाइट शर्ट सुर्ख हो गया था। उसकी सांसें मद्धम हो रही थी। आर्यन पहुंच गया था। वो रोड क्रॉस करके दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसकी नाक के सामने 2 उंगलियां करने लगा। उसकी सांसें ना होने के बराबर चल रही थी। बाजू में उठाते हुए वो शिराज को अपनी गाड़ी में डाल गया। कुछ देर में उसके पीछे गार्ड्स भी गाड़ियों समेत पहुंच गए थे। वो गाड़ी को आज उड़ा रहा था। उसने किसी को कॉल कर दिया था। हेलो, मैं अस्पताल पहुंच रहा हूं, इमरजेंसी है, मुझे वहां के टॉप डॉक्टर्स खड़े नजर आने चाहिए। वो दूसरी तरफ का जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद करके अपने आर्डर को बस सुना चुका था। कुछ देर में गाड़ी अस्पताल के सामने खड़ी हो गई। उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ था। नर्स स्ट्रेचर के सामने खड़े हॉस्पिटल से बाहर अपने सर्विसेज के लिए खड़े थे। शिराज को स्ट्रेचर में डालकर वो उसके साथ अंदर जाने लगा था। नगमा भी पहुंच गई थी। उसने शिराज को अंदर ले जाते हुए देख लिया था। आर्यन वो तेज़ी से गाड़ी से उतरकर उसे आवाज़ देने लगी। आर्यन जो अंदर जा रहा था उसकी आवाज़ से पीछे देखने लगा। वो उसी की तरफ आ रही थी। आर्यन, वो कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे किसी तरह से मेरा शोहर सही सलामत वापस करो। वो रोने लगी थी किसी बच्चे की तरह। आंटी, मैं हूँ यहाँ पर, कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करें प्लीज़। वो उसको वहाँ की एक बेंच पर बिठाने लगा। उसका गार्ड हाथ में पानी का बोतल पकड़े वहाँ पर आ गया था। उसने नगमा को पानी पिला दिया था। वो खामोश हो गई थी मगर उसका कप कपाना उसी तरह जारी था। वो पाँव के बल बैठे उसके हाथों पर अपना हाथ रखने लगा। हमाल को अगर पता चला तो क़यामत सर पर उठा लेगी। आर्यन, हमने किसी का बिगाड़ा क्या है? क्यों हमारे पीछे ये दुनिया पड़ी है? आंटी, ये एक्सीडेंट हमाल के लिए था, शिराज अंकल के लिए नहीं। वहाँ पर उसकी गाड़ी को देखकर वो समझ गया था। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें कैसे पता चला? उसको एक नया झटका लगा था। शिराज अंकल हमाल की गाड़ी में थे। एक्सीडेंट जिसने भी किया है उन्हें लगा था गाड़ी में हमाल है। तो अगर जिन जानवरों को पता चला कि हमाल को कुछ हुआ नहीं तो वो उसे भी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसकी बात पूरा होने से पहले बोल पड़ा। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो मैं हमाल को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। उसकी जान को खतरा है और आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। आर्यन, शिराज, उसके बगैर हम मर जाएंगे। अब दुआ करें इनके लिए। क्या आप यहाँ पर कुछ देर के लिए अकेली रह सकती हैं? मेरे गार्ड यहाँ पर होंगे। आपको जो भी चाहिए आप उनको कहेंगी। आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी तो तुम कब तक आओगे फिर? डोंट वरी, मैं जल्दी आऊँगा। अब बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पर। यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर्स अंकल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसने सर हिलाया था। वो उठकर जाने लगा। अपने गार्ड से कुछ कहकर वो अपनी गाड़ी में वापस बैठ गया। उसके सारे गार्ड जो उसके साथ आए थे वो इधर उधर बिखर गए थे। आर्यन शिराज हाउस की तरफ जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर उसका शक सही साबित हुआ तो उसके बंदे की तो खैर नहीं है। थोड़ी देर में गाड़ी शिराज हाउस के सामने रोक दी गई थी। वो चट्टानी चेहरे के साथ अंदर चला गया था। सलमान ने उसे देख लिया था। सलाम साहब, हमाल कहाँ है? उसने सलाम का जवाब दिए बगैर उसके बारे में पूछा था। वो तो ऊपर अपने रूम में है। यानी उसका मतलब उसे अभी तक कुछ इल्म नहीं था। वो सीधा जाकर सीढ़ियों से ऊपर उसके रूम में जाने लगा। हमारे कमरे में कबर्ड से सारे कपड़े निकाल रही थी। वो अपने वार्डरोब में इतना घुस गई थी कि इसको आर्यन के आने का भी इल्म नहीं हुआ। वो जैसे मुड़ने लगी उसने उसको खड़े हुए देख लिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। हमायल वो उसके करीब होने लगा। क्या हो गया है आपको? दूर रहे मुझसे। मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। उसके हाथ से हैंगर्स लेके अलमारी में वापस उसे फेंकने लगा। आपका दिमाग ठीक है और आप फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। नहीं जाना मैंने, छोड़े मेरा हाथ। सीढ़ियों तक उससे बगैर कुछ कहे वो ऐसे ला रहा था। यू ब्लडी चीप मैन, मुझे नहीं जाना। तुम बंद नहीं कर अपनी बकवास। वो गुस्सा होकर उसे खींचते हुए कहने लगा, अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो तुम्हारी खैर नहीं है। उसने पहली बार उस पर इतना गुस्सा किया था। मुझे चुप। उसने कुछ बोलने से पहले ही उसे खामोश करा दिया था। इसी तरह हाथ से पकड़े वो उसे अपनी गाड़ी तक लाने लगा। सामने वाला दरवाज़ा उसके लिए खोले वो उसको इसमें बिठा गया और वो दूसरी साइड पर ड्राइविंग के लिए बैठ के गाड़ी को उड़ाने लगा। उसके चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि वो चाह कर भी कोई सवाल नहीं कर पाई। आधा घंटा गुजर गया था मगर गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? किसने कहा है कि तुम बोलो? तुम्हारी ये ज़ुबान बंद नहीं हो सकती थोड़ी देर के लिए? तो ना लाते मुझे। मैंने कहा था आपको लाने के लिए। उसकी भी बस हो गई थी। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ ला सकता हूँ। माइंड इट। स्टाइल से बने अमातनुमा जगह के अंदर गाड़ी को उसके अंदर कर दिया था। ये कौन सी जगह है और यहाँ लॉन्ग ड्राइव पर कौन आता है? उतरो गाड़ी से। इससे पहले आर्यन अंदर चला गया था। उसके पीछे वो भी आ गई थी। आर्यन, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और मुझे क्यों लेकर आए हैं? यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट साइड पर एक कमरा है, वहीं पर रेस्ट करो। मैं कुछ देर में आ रहा हूँ वापस। लेकिन याद रखो यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना वरना अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी। इर्द गिर्द गार्ड्स खड़े हैं और हाँ, पीछे वाली लान में एक बहुत बड़ा डॉग भी है जो नए चेहरे को देखकर अटैक करता है। सो बी केयरफुल बेबी।
वो उसका चेहरा तपतपाने लगा और वहाँ से निकल गया। ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? और किसी को बताना भी नहीं सकती। फ़ोन भी उठाने नहीं दिया इस पागल बल्ले ने मुझे। मुझे एक नंबर के पागल हो तुम। आर्यन ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी। वो अभी उसे देख रहा था। पता नहीं ये कौन सी जगह थी, मगर हर तरफ स्क्रीन्स और कंप्यूटर्स दीवार पर लगे हुए थे। कैमरे में साफ देखा जा सकता था कि वो दोनों गाड़ियाँ कैसे शिराज पर अटैक कर रही थी। उस दोनों गाड़ियों के नंबर नोट करो और मुझे इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे दो अभी। और इसी वक्त वो कंप्यूटर वाला लड़का उसको देखकर सर हिलाने लगा। शिराज ने जब टर्न लेते हुए वापस गाड़ी को मोड़ लिया था, वो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स फ्रंट मिरर में ब्लड सा देखने लगा। स्टॉप दिस पिक्चर, उसने वीडियो को रोक दिया था। जूम करो। वो तस्वीर क्रॉप कर दी गई थी, उसको क्लियर कर सकते हो? वो लड़का सर हिलाने लगा। वो उसके रूटीनिंग मिड गियर को रोल कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता से वो ब्लर तस्वीर वाजिया हो रही थी। आखिरकार वो तस्वीर देखने के काबिल हो गया था। कौन है ये आदमी? सब कुछ निकलवा दो। उसकी तस्वीर को यूज़ करो, उसके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, अभी का लोकेशन, सब कुछ मुझे 1 घंटे में चाहिए। वो वहाँ से निकल गया। उसकी अगली मंजिल अस्पताल थी। गाड़ी में बैठे वो इसी तरफ जा रहा था। डॉक्टर से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो लोग ऑपरेशन का कह रहे थे। सर पर चोट लगने की वजह से सीरियस इंजरीज आ गई थी। नगमा की हालत भी मुर्दे जान की तरह थी। पता नहीं था किसको भी क्या होने वाला है। आर्यन अपने तमाम सोर्सेज का यूज़ कर रहा था। ये तो कन्फर्म था जिसने भी किया है वो आज या कल सामने आने वाला है। रात के 10 बज गए थे और वो दोबारा हमाल के पीछे भी नहीं गया था। वो उसे कह चुका था कि वो आएगा, मगर वो इतना बिजी था कि टाइम भी नहीं निकाल पाया। अस्पताल भी पहुंच गई थी। वो गाड़ी खड़ा करके आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए अंदर चला गया। नगमा बेंच पर बैठे हाथों में तस्वीर लिए चुत एक कोने को देख रही थी। आर्यन बगैर कुछ कहे वहाँ उसके पास खामोशी से बैठ गया। 12 घंटे हो गए हैं। आर्यन अभी तक शिराज की आवाज़ भी नहीं सुनी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे खाई से आ रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम हमाल को लेकर गए हो? उसने अपनी आंखें उस पर मरकूज कर दिए थे। वो जहाँ पर भी है सेफ है। आर्यन, अगर ये अब्बा हजूर ने किया होगा तो फिर क्या होगा? ज़मीन और आसमान के दरमियान जैसे अटके हुए इंसान की हालत हो जाती है। आर्यन को भी वो ऐसी लगी थी। उसको रहम आ गया था उस पर। इतनी मजबूत औरत को वो आज भी करते हुए देख रहा था। मैंने कहा था तुम्हें बिल्ले गलती की गुंजाइश नहीं है। अब और कहानियाँ भी निकलेंगी। उस्मान आपको मतलब उसके ना आने से था तो वो नहीं आ सकती। कल से उसका बाप अस्पताल में है। तुमने जो लोग भेजे थे उसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया था। तुम लड़की और इतने बड़े मर्द में फ़र्क नहीं कर सकते थे। इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल नहीं आएगी? वो नहीं आएगी, मुझे पता है इस बात का। जहाँ तक मुझे इल्म है एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा था। हो सकता है उसका बाप सुबह तक सांस भी बंद करे। मेरे बंदों ने देखा था उसके चोट सर पर आए थे। तुम इस लड़की को नहीं जानते इसलिए कह रहे हो। अगर वो आसान टारगेट होती तो मैं तुम्हें मारने का नहीं कहता। अपने कुछ ज़्यादा सर पर सवार कर लिया है। बेवकूफ़ तुम मुझे बना रहे हो या तुम खुद को? तुम जानते हो ये केस मीडिया से जुड़ा है और मीडिया का मतलब है सीधा जीते जी मारना हम जैसे सियासतदानों के लिए। उसने काल कट कर लिया। सोफे पर बैठे वो बेचैनी से अपने सर को हिला रहा था। उसके दिमाग में शोर सा उभरने लगा, कोई पुराना याद हो जैसे। उसने आंखें बंद कर दिए थे। उसके पाँव ने भी हरकत करना बंद कर दिया था। जैसे अगर वो सांस लेना बंद करे तो उसके अंदर का उभरने वाला शोर भी खामोश हो जाएगा। कोई धुन जैसे फैलने लगी। उसके दिमाग पर भारी होने लगी और फिर उसमें आवाज़ें आने लगी। मेरा बेटा। वो आवाज़ शायद वो पहचान रहा था। वो बगैर हिले उसी तरह खामोश था। मेरा बेटा सुबह यहीं पर आया था। वो वहीं आवाज़ फिर से उभरने लगी। रोती हुई बेबस आंखें उस धुंध में जाहिर होने लगीं। वो आंखें ऐसी थी जैसे उसकी रूह को गाल करना चाह रही हों। उसके जिस्म ने हरकत कर दिया था। उसका मुंह भी खुल गया था जैसे सांस लेने के लिए दुश्वारी हो रही हो। वो आंखें आहिस्ता आहिस्ता मिट रही थी जैसे कोई साया रोशनी होने पर मदम हो जाता है। सब कुछ खामोश हो रहा था, मगर जैसे किसी ने सोए हुए को उठा लिया। खुदा करे कि तुम्हारी नस्ल में तुम्हारी औलाद के हाथों तेरा अंजाम हो जाए। उसे लगा सच में किसी ने उसके पाँव से ज़मीन खींच लिया। वो अपने पाँव की उंगलियों को झंझोड़ने लगा। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाने लगा। सर को एक तरफ गिराने लगा। वो औरत अभी भी रो रही थी। उसकी सीसियाँ उसके जिस्म पर रोंगटे खड़े कर रही थी। उस्मान तुम देखना। वो सांस लेना भूल गया था जैसे कि आगे क्या कहने वाली है। उस्मान तुम देखना, वो फिर से कहने लगी। उसके खून का प्रेशर इतना तेज़ हो गया था कि उसे लगा उसके नाक और कानों से कुछ बह रहा है। तुम जैसे फ़िरौन के लिए खुदा मूसा को भेजेगा। वो मुंह खोले एक लंबी लंबी सांस लेने लगा। वो आवाज़ करीब से आ रही थी। उसने जड़ से आंखें खोल दिए। बाहर सब कुछ ऐसा ही था, मगर उसके सर में वही और उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। चुप कर जाओ, वो चीखते हुए उठने लगा। शोर फिर से शुरू हुआ था। आवाज़ें सिर्फ बंद हो गई थी। उस शोर में जैसे एक साथ कोई रो रहा था। वो अपने सर को दोनों हाथों से जोर देने लगा, उसे दबाने लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसने साइड टेबल से एक वाज उठाया और उसको ज़मीन पर मारा। खूबसूरत डेकोरेटेड वाज किच किच कर बिखर गया। एकदम से खामोशी हो गई। उसने आंखों को खोला, माथे पर हाथ रखा। उसकी पेशानी पर पसीना था। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था।
रात गुजर गई थी और उसके साथ रोशनी भी फैल गई थी। सुबह के तारे भी गायब हो गए थे। आज आसमान धुंधला था। आर्यन पूरी रात अस्पताल में 1 मिनट सोए बगैर नगमा के साथ सारी रात जाके गुजार चुका था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अगले 72 घंटे उसके होश में आने के लिए ज़रूरी है। पता नहीं वक्त गुजर रहा था या रींग रहा था। आर्यन वहीं पर रहकर सब कुछ वहीं से हैंडल कर रहा था। उसके रिसोर्सेज से पता चला था कि जिस गाड़ी ने शिराज को हिट कर दिया था वो एक रफ़ीक नामी आदमी का था, जिसका मर्डर 3 महीने पहले ही हो गया है। आदमी का जो फुटेज मिला था उसी से उसका सिम लोकेशन ट्रेस करके वहां पर अपने रिसोर्सेज से आर्यन रसाई कर चुका था। वहां पर एक मामला तो सुलझ गया। जो गाड़ी वो लोग तलाश कर रहे थे अभी भी उसी जगह पर थी जो वो लोग ट्रेस कर चुके थे। बल्ले ने उन गुंडों को कहा था कि वो रातों रात अंडरग्राउंड हो जाए, मगर जाते जाते वो पकड़े गए थे। उस जगह पर 3 आदमी थे। एक तो वही था जो इस गाड़ी में था और 2 कोई और थे जो शायद उसी के साथी थे। आर्यन के एड्रेस पर तीनों आदमियों को उठवाया गया था। हमारे ने वहां पर एक क़यामत मचा दिया था। वहां पर खड़े आदमियों और गार्ड्स में से कई बार आर्यन को कॉल आ गई थी कि उसने वहां पर सारे लोगों को सर पर उठा लिया है। आज अदालत में उसकी पेशी थी। 10 बजे तक उसको अदालत में पहुंचना था और वो भी 9 बजे से ऊपर हो गई थी, लेकिन वो तो बाहर लान में भी कदम नहीं रख सकती थी। उसके पास अपना मोबाइल भी नहीं था। पता नहीं क्या सोच के वहाँ इंटरनेट सिग्नल्स को आर्यन ने रात में ही काट दिया था। कोई सिग्नल करके अंदर नहीं आ रहा था। वो एक पूरे घर में घूम रही थी। उसने वहाँ की तमाम कुर्सियों को इधर उधर कर दिया था। डेकोरेटेड वाल ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। एक साइड पर चाय का कप 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। बहुत सारे शीशों से फर्श ढका हुआ था। वो अपना जोर यहीं पर आजमा रही थी। सोफ़ों के कुशन्स ऐसे ज़मीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे जैसे जहाँ पर किसी ने फुटबॉल किया हो। कोई उसको रोक नहीं रहा था। वो इतनी चीखी थी, इतनी गालियाँ आर्यन को दे चुकी थी जितना उसने अपने पूरी लाइफ में किसी को नहीं दिए थे। आर्यन उसके मिनट मिनट से बाखबर था, मगर वो अभी नहीं जा सकता था। उसने फ्रेश जूस को नगमा के लिए लाया था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने वो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आर्यन ने जूस नगमा के सामने कर दिया। बगैर चूँ चढ़ा के उसने उससे गिलास ले लिया। वो उसके सामने बेंच पर बैठ गया। नगमा ने उसे देखा था। वो कल से ऐसे बगैर देखे उन्हीं के लिए दौड़े लगा रहा था। तुमने कुछ खाया है? उसकी आवाज़ ख़राब हो गई थी। मैं खा लूँगा, आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। अपना ख्याल रखा करो आर्यन। तुम अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता? वो दोबारा से छत को उसी कोने को देखने लगी। मैं क्यों नहीं आता आंटी, मैं हमेशा हूँगा, डोंट वरी। उसने आंखें उसकी तरफ मोड़ लिए थे। उसके बस में इतना नहीं था कि मुंह से जवाब दे सके। हमारे हमारे का क्या हुआ? आज तो उसकी पेशी है, वो नहीं जा सकती आंटी। आज उसको ये सेशन मिस करना होगा। वो नहीं मानेगी आर्यन, और तुम अभी रात से जहाँ पर हो जाओ, उसके पास वो चेल बनी होगी। ठीक कह रही हैं आप, ऐसा ही हुआ है। मैं बस निकल रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। वो खड़ा हो गया। आप टेंशन मत ले, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह की अमान में। नगमा उसके जाने तक उसे देख रही थी। वो चला गया तो उसका वही गुमा हुआ नुक्ता दीवार फिर से नजरों में कैद होने लगा। उसका सर वापस दीवार से लग गया था। आर्यन वहां से एक दूसरी जगह पर जाने लगा। वो इमारत तो बाहर से अच्छी खासी दिख रही थी, मगर उसके अंदर बना हुआ था। उसने जिन आदमियों को पकड़ा था उनमें से एक आदमी उल्टा लटका हुआ था और बाकी 2 ज़मीन पर खून में लथपथ पड़े थे। आर्यन को आते देखकर वहां पर खड़े गार्ड्स चुकंदा हो गए थे। क्या हुआ? कुछ बताया उसने। उसकी नज़रें उन आदमियों पर थी। सर, हमने बहुत मारा है, लेकिन ये नहीं बता रहे। नहीं बता रहे, उठाओ इनको। वो ज़मीन पर पड़े 2 बेहोश आदमियों को इशारा करने लगा। बड़े बड़े बाल्टियों में पानी लाकर उन सब पर डाला गया था। वो कराते हुए उठ गए थे। पानी की वजह से जिस्म पर जख्मों की वजह से दर्द और जलन ऐसा शुरू हुआ था कि फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। उसने करीब जाकर उस लड़के आदमी के बालों में हाथ फेरा। वो आदमी अपना सर पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी गर्दन लटकी हुई थी। आर्यन ने उसको बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने कर दिया था। मेरी बात गौर से सुनो। उसने सूजी आंखों को खोल लिया था। जहाँ पर पहले जितने भी आदमी थे वो तुमसे खेल रहे थे। ये जो नरमी नरमी से तुम्हें मार रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। या तो सीधा बताओ या फिर गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एक बार पूछ रहा हूँ, किसने किया ये सब? करते हुए कहा था। वो उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश खो देगा। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। त- 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 जिन मुझे टार्चर कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बताओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग अच्छे लगते हैं। वो हाथ आगे करने लगा। किसी ने उसके हाथ पर पिस्टल रख दिया। उसने उसकी तरफ कमर कर दिया। वो दोबारा जैसे मुड़ा था। सीधा एक गोली उसके माथे के बीचों बीच पवस्त हो गई थी। ज़मीन पर पड़े 2 आदमी खामोश हो गए थे। एक कांपने के साथ रो भी रहा था। गोली चलने की आवाज़ एक बार फिर आई थी। एक और आदमी के सर से बारूद गोली आर पार हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर उस तीसरे आदमी के साथ बैठ गया जो रो रहा था। तुम बताओगे कुछ या फिर सीधा तुम्हें भी इन लोगों के पास जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो कांप रहा था। वो जवाब देना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। ओके, नहीं बताओ। वो अपना पिस्टल दोबारा उठाने लगा। नहीं मारे, मैं बता रहा हूँ। चलो शुरू हो जाओ। इसी पिस्टल के नोक से वो उसका चेहरा उठाने लगा। वो हमें अगर तुम एक बार फिर डर गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। हमें ये सब करने के लिए बल्ले ने कहा था। बल्ले के नाम पर आर्यन ने आंखों को छोटा कर लिया था।
वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। पुलिस सियासतदान सब उसके साथ खड़े होते हैं। वो आदमी खांसने लगा। आर्यन खड़ा हो गया। उसके साइड पर एक गार्ड खड़ा था। उसने उसे देखा। उससे सारा इन्फॉर्मेशन लेके मुझे फॉरवर्ड करो। इसने पिस्टल को उछाला। उसी आदमी ने उसको कैच कर लिया था और वो बड़े बड़े कदमों के साथ वहाँ से निकल गया। आज जो भी हुआ था, मगर उस्मान एक बार फिर बच गया था। घड़ी तकरीबन 11:30 बजे दिखा रही थी। खामोशी के साथ दोनों पाँव को उठा के इसके इर्द गिर्द हाथ रख के हमारा खामोश बैठी थी, जैसे एक मुसाफिर सारी रात अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन के आने का इंतज़ार करता है, और जब वो आए तो आपकी नज़रों के सामने वो ऐसा ही चला जाए। आर्यन वहीं पर आया था। उसने इर्द गिर्द फैली हुई तबाही को देख लिया था। हमारे ने उसे देखा था। उसकी नज़रें तपश खुद पर महसूस कर चुकी थी, क्योंकि उसके दिल ने चाहा था कि उसका चेहरा बिखा दे। क्यों आए हो? अभी कुछ बचा है? वो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए वो खड़ी हो गई थी। ऐसा लगता था कि वो भी खुद पर कंट्रोल खो देगी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया था। क्यों किया है तुमने ऐसा आर्यन? मैंने क्या बिगाड़ था तुम्हारा? हाँ, कसम से मैं खुशी खुशी मान लेती अगर आप एक दफ़ा भी कहते कि मैं अपने दादा से मिला हुआ हूँ। मैं एक बार भी नहीं कहती कि तुम गलत कर रहे हो। आर्यन, आप ऐसे क्यों हैं? प्लीज़ बताएं। मैं सच में आपको नहीं जानती। और कुछ कहना है तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। उसने बहुत कूल लहजे में जवाब दिया था। तुम मर क्यों नहीं जाते? वो इस बार चीखने लगी थी। उसके सर दर्द ने उस पर आग लगा दिया था। आपको पता था आज रात में मेरी कितनी अहम पेशी है, आप अच्छी तरह जानते हो। 2 दिन बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। तुम्हारे इस दरिंदे दादा ने तो पहले सब कुछ खरीद लिया है। अब सीएम बनकर वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो अपने सर को दोनों हाथों में पकड़े वापिस अपनी जगह पर बैठ गई। सब कुछ खत्म हो गया आर्यन, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम सोच भी नहीं सकते कितना टार्चर सहना पड़ रहा है इस केस के पीछे। तुमने लम्हों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मानना पड़ेगा आर्यन अरसलान। वो ऊपर मुंह करके हंसने लगी। अच्छा यूज़ कर लिया है आपने अपनी पावर्स का मेरे खिलाफ। वो बगैर चप्पल पहने वहाँ से उठने लगी। उसका बैलेंस बिगड़ गया था। वो अपनी आग में इतनी जल रही थी कि उसने ज़मीन को देखा भी नहीं, जो उसकी कारस्तानियों से शीशों के नुकीले टुकड़ों से लैस पड़ी थी। वो ज़मीन पर गिरी होती थी, मगर आर्यन ने उसको थाम लिया था। एक नुकीला शीशा उसके पाँव को जख्मी कर गया था। इतनी तबाही काफ़ी है, या और भी कुछ करना चाहती हो? उसको आराम से सोफे में बिठाते हुए वो उसका पाँव हाथ में उठा के उसको कहने लगा। उसकी आंखों में ऐसी थी जैसे उसको जिंदा खाना चाहती हो। दूर रहे मुझसे हाथ मत लगाएं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसका बेदाग सफ़ेद पाँव सुर्ख खून से रंग हो गया था। उससे खून ऐसे टपक रहा था जैसे बारिश की बूंदें। वो दांतों पर दबाव डाले जैसे खुद को रोने से रोक रही थी। मुझे कहाँ जाना है? प्लीज़ बस आप मुझे छोड़ दें। वो मुसलसल अपना पाँव खींच रही थी। उससे जिद लगाने के चक्करों में वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रही थी। आर्यन ने स्लोक आंखों से उसको देख लिया, लेकिन वो फिर भी संभली नहीं थे। वो उसका हाथ अपने पाँव से झटकने लगी। आर्यन उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। जो हुआ है वो सही नहीं था, मगर इस तरह उसकी बदतमीजी और उसका ये हाथ झटकना उसे गुस्सा दिला रहा था। हमाइल नो मोर। अब तो साफ धमकी भी मिली थी। आपने जो किया है उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है जो अभी तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में आने वाला नहीं है। यू नो यू आर एडिट। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़े, और आपको समझ नहीं आ रही। लूज करो अपने मसल्स को। वो खुद को खींच रही थी। वो उसको सिर्फ देख रही थी। मैंने क्या कहा है? असर नहीं हो रहा तुमको? वो उसका पाँव अपनी गोद में रखने लगा। हाँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मुझे कोई असर। छोड़ दे मुझे और हटा। आर्यन कांच का टुकड़ा खींचकर बाहर निकालने लगा था। उसकी बात मुंह में अधूरी रह गई थी। खून की रफ्तार और भी तेजी से निकलना शुरू हुआ था। उसके आंसू एक एक करके गिर रहे थे। एक सर्वेंट ने फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। आर्यन हाथ तेजी से चला रहा था। वो उसकी बैंडेज कर रहा था। वो कांप रही थी। आर्यन ज़्यादा था, इसलिए खुद उसके करीब होकर उसके हाथ को सहलाने लगा। सर, आपको कुछ चाहिए? बावर्ची वहाँ पर आकर उससे पूछने लगा। दूध में हल्दी मिक्स करके लाओ और उसके बाद कुछ हेल्दी सा नाश्ते में बना लो। वो बैंडेज करते हुए उससे कहने लगा। मैंने घर जाना है, वो धीरे से सिसकियों में कहने लगी। उसकी बैंडेज हो गई थी। आर्यन उसको गोद में उठा के रूम में चला गया। आर्यन, मैंने घर जाना है, रूम में नहीं। जिद करना बंद करो और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दे। चुप। वो उसके मुंह पर उंगली रखने लगा। रेस्ट करो, मैं तुम्हारी आवाज़ मजीद नहीं सुनूं। उसके घर जाने के डिमांड्स तो बंद हो गए थे, लेकिन आंसू अभी भी बह रहे थे। मैंने कहा था ना उस्मान, वो आज अदालत नहीं आएगी। अब तो तुम खुश हो। खुश इस बात पर नहीं, मगर इस पर ज़रूर हूँ कि अगले हफ्ते जब मैं अदालत में जाऊँगा तो मैं सीएम बन चुका हूँगा, और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं इस केस को ख़त्म कर दूँ। अभी तक जो हाथ में दिमाग रख रहा था वो सिर्फ इसी इलेक्शंस की वजह से था। अब मेरे हाथों से जंजीरें उतरने लगी हैं। अब मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। चलो, सुनकर अच्छा लगा। मीडिया भी आपके हक में आजकल बहुत बोल रही है। जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो मेरे दोस्त। तुम्हारे रास्ते का कांटा तो ख़त्म हो गया। सही कहा तुमने बल्ले, अब कुछ भी कर सकते हैं। बल्ले का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने मोबाइल को आंखों के सामने कर दिया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, एक ज़रूरी कॉल आ रहा है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। बल्ले ने दूसरा कॉल पिक कर दिया। हाँ बोलो, तुम क्यों काट रहे हो? दूसरी तरफ जो भी था, मगर वो इतना ज़रूरी था कि उसने उसके लिए उस्मान का फ़ोन कॉल काट लिया था। सर, आपके अड्डों पर आज रात हमारी टीम रेड करेगी। आपको आगाह करना था कि आप कुछ कर सकें।
तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बक रहे हो तुम? सर मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, बस आपके खिलाफ सारे सबूतों को जमा कर दिया गया है। यानी कि वो जो कोई भी था वो किसी सिक्योरिटी अदारे से कार पकड़ रहा था, जैसे कि पुलिस या फिर कोई ऑफिसर। कौन है इसके पीछे? जल्दी बताओ, मैं अभी इसका पता मिटाता हूँ। सर मैंने बताया है मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर वो जो भी है वो बड़े पावरफुल हैं। तुम गधों को मैं किस लिए पाल रहा हूँ तुम मुझे अभी बता रहे हो? जानते भी हो इसमें कितना माल है। आप जो भी करना चाहें करें, मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता। वो जल्दी में लग रहा था। जहन्नम में जाओ तुम। बल्ले ने खुद कॉल काट लिया था। वो किसी दूसरे शख्स का कॉल नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से फ़ोन जल्दी उठा लिया गया था। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। इसी तरफ जो भी था उसके बोलने से पहले वो बोल पड़ा। जितना भी कुछ पड़ा है अड्डों पर उसको किसी और जगह पर शिफ्ट करो। अपने सभी लोगों को लगा लो इस पर। मुझे 2 घंटों के अंदर अंदर सारे अड्डे खाली नजर आने चाहिए। वो तो ठीक है, मगर वहाँ से ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है और पुलिस ने तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। कितने कुत्ते पाल रखे हैं, वो कब काम आएंगे? उनसे रब्ता करने की कोशिश करो, मगर जो भी करना है जल्दी करो। वो फ़ोन बंद करने लगा। वहाँ से निकलते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठने के साथ ड्राइवर भी बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। उसकी बैंडेज तो हो गई थी। वो मुसलसल किसी को कॉल पे कॉल कर रहा था। दराज से आहिस्ता आहिस्ता खींचती जा रही थी। 3 दिन गुजर गए थे। ज़िंदगी का रुख ही मुड़ गया था। शिराज हाउस पर जैसे खज़ां आ गया था। उस घर में 3 दिन से कोई आया भी नहीं था। नगमा की आंखें वहाँ रह रह के सफ़ेद हो गई थी। हर दिन क़यामत से बदतर थी। सज्जाद दिन में कई मरतबा अपनी बीवी समेत आ जाता था। आर्यान भी हाजिर होता था जब भी ज़रूरत होती है, मगर कोई किसी की जगह कहाँ पूरा कर सकता है। आर्यन हमाल के साथ उसी घर में था। वो उसको स्पेस देना चाहता था। वो चाहकर भी उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। आज लेट हो गया था और वो रूम से अभी भी तक नहीं निकला था। हमाल के पाँव का जख्म भी कुछ हद तक ठीक हो गया था। वो अभी आराम से चल सकती थी, मगर आन जब भी उसे कहीं पर चलते देखता वो उसे गोद में उठा लेता था। हज़ार उसके मना करने के बावजूद भी वो सुनता नहीं था। वो उसकी केयर कर रहा था और इसमें वो हर किस्म की ज़बरदस्ती करता था। उसके साथ आर्यन इतना तो जान गया था कि मोहतरमा हमाल बीबी से हर काम ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। ये आज इतना सो क्यों रहा है? मुझे तो आ जाने दो ज़ालिम इंसान। वो खुद उठ के उसके कमरे को ना करने लगी। दरवाज़ा खुला था, मगर वो अंदर जा नहीं रही थी। आ जाओ यार, कौन है? उसने अंदर से आवाज़ दिया था। वो जवाब में वापस डोर नॉक करने लगी थी। आखिरकार उसको खुद आना पड़ा था। वो दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाजे के सामने अभी वो खड़ा था। उसने सिर्फ पैंट पहना था। हमाल ने जैसे ऊपर देखा, उसे लगा वो स्टील हो गई है। हाँ, वो mesmerize हो गई थी। ऐसा लगा था किसी ने उसको कैद कर दिया हो। वो पलक जबकि उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी नीली आंखें वो आज पहली बार देख रही थी। वो किसी समंदर की तरह डूब जाने का हुनर रखती थी। आर्यन एक आईब्रोच करने लगा था कि क्या हो रहा है, मगर उसकी तलसम इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं थी। वो उसको हाथ से खींचकर अंदर लाने लगा। चलो अभी आराम से देखो जाने मन, तुम्हारा ही हूँ। उसने अभी नोटिस कर लिया था कि उसने शर्ट नहीं पहना। एक और धोखा दे दिया है आपने मिस्टर आर्यन मुझे। वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने लगी। वो समझ नहीं पाया था अब कौन सा धोखा दिया है। तुम जहाँ जब से आई हो तुम मुझ पर अज़ामात ही लगा रहे हो। मैं बिल्कुल कंफर्म हो गई हूँ इस बार। आर्यन, आप सभी खानदान के लोग धोखेबाज हो, फ्लर्टी किस्म के और पता नहीं क्या क्या। वो चुप हो गई। क्या हुआ? तुम्हारी गालियों की डिक्शनरी ख़त्म हो गई क्या? वो उसको देख नहीं रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। आर्यन उसकी तोड़ी को उंगलियों में पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करने लगा। क्या तुम बताना पसंद करोगी मेरी बिगड़ी बीवी को अब कौन सा धोखा मिला है? हाथ हटाएं और क्या धोखा देंगे? ये जो हमेशा से आई कलर को छुपा लिए घूमते हैं, ब्लैक लेंस से धोखा नहीं है तो और क्या है? वो उसकी आंखों को उंगली से पॉइंट आउट करने लगा। आर्यन तो 1 मिनट के उसे देखता रहा और फिर एक ज़बरदस्त कहका लगाने लगा। उसे लगा था वो आज नहीं हंसेगा तो कभी भी नहीं हंसेगा। या अल्लाह, उसकी हंसी ऊपर से बिलू आइज़ अब मेरा इम्तहान ले रहे हैं। आर्यन, अल्लाह आपसे पूछेगा। वो इधर उधर देखने लगी जैसे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो जानता था। खुद को क्यों थका रही हो? तुम देख सकती हो मुझे, सिर्फ मेरी आंखें नहीं, मैं सारा का सारा तुम्हारा हो गया हूँ। खुशफ़हमी है आपकी, मुझे आप नहीं चाहिए। बस प्लीज़ मुझे आज घर जाने दें, मैं यहाँ पर थक गई हूँ। ठीक है, आज रात हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वैसे भी मैं तो इसी के लिए तुम्हें लाया था। ना ना ना, आर्यन मुझे दूर रखे अपने लॉन्ग ड्राइवर से। वो मुंह बनाए ऐसे कहने लगी। आर्यन को ना चाहते हुए भी उस पर प्यारा था। सच में मेरा दिल उठ गया है हर एक ट्रिप से। उसी के नाम पर मैं यही कैद हूँ इतने दिनों से। नहीं जाने मन, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसको गोद में उठाए रूम से निकल गया। आर्यन, अभी तो मैं चल सकती हूँ, बस कर दे मुझे ये गोद में उठाना। तो अभी गिरा दूँ क्या? वो सीढ़ियों में रुक के उससे पूछने लगा। वो कुछ कहने वाली थी, मगर वही कातराना आंखें फिर से उस पर टिक गई थीं। वो बगैर कुछ बोले अपने चेहरे पर हाथ रखने लगी। आर्यन उसके रिएक्शन पर मुस्कुराया था। उसे आइडिया हो गया था कि उसकी नापसंदीदा ब्लू कलर की आंखें उसकी बिगड़ी बीवी की जान ले गई हैं। अच्छा हुआ आयशा तुम घर से निकली, वरना तुमने मेरे सब्र का लेवल ख़त्म कर दिया था। तो कैसे आ जाती मैं? आप भी हाथ करते हैं। कहा भी था आपको मामा और डैड दोनों आए हैं। मैं अभी भी उसके लिए निकली हूँ क्योंकि वो घर में नहीं थे। आई नो यार, बस तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ।
निसार क्या कह रहे हैं? मैं सही टाइम देखिए मामा से बात करने की कोशिश करती हूँ। कब करोगी? अगर तुम इस तरह मुझसे दूर रही तो मज़ीद मेरी सांस रुक जाएगी। आपकी इसी बातों से मैं बहुत चिढ़ती हूँ निसार, प्लीज़ ना किया करें। अच्छा तुम नाराज़ मत हो यार, मत करें मुझसे बात। एक तो इतनी मुश्किल से चुप कर आती हूँ, आप हमेशा मरने की बातें करके मेरा मूड ख़राब कर देते हैं। आप जानते हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सॉरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो जेब से एक रेड वेलवेटी बॉक्स निकालने लगा। वो अपना हाथ बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ पर रखने लगी। खूबसूरत नाजुक वाइट ब्रेसलेट वो उसकी कलाई में डालने लगा। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, वो उसको सच में पसंद आ गया। तुमसे कम है मगर ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे हाथ के लिए बना है। आपने मुझे ये जिस प्यार से दिया है उसने इसको बेशकीमत बना दिया है। तुम्हारे सामने दुनिया की हर चीज़ की कीमत पड़ जाती है, अभी ऑर्डर करो। वो मेन्यू कार्ड उसके सामने करने लगा। वहाँ के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में वो एक साइड टेबल पर बैठे थे। उसने वेटर को इशारा कर दिया था। उसने अपने लिए और अलीशा के लिए चिकन स्टिक्स और एक पास्ता ऑर्डर कर दिया था। वेटर ऑर्डर लेके चला गया। अलीशा हाथ ओढ़ी के नीचे रख के उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी स्क्रीन पर पड़ी। उस्मान बड़ी तादाद के साथ जीत गया था। अपनी जीप के सुन रूफ में खड़ा होकर गले में बहुत सारे हाथ डाले वो आ रहा था। मीडिया लाइव कवरेज दिखा रही थी। बहुत सारे अवाम उसके नाम के नारे लगा रहे थे। अलीशा ने उसकी नज़रों के सिमत में देखा। आखिरकार ये जीत गया। वो मेन्यू कार्ड टेबल पर फेंकने लगा। अलीशा ने उसको देखा था। ये तो दादा जान है, इन्होंने तो जीत लिया है और अब सीएम बन गए हैं। आप जानते हैं इन्हें? उसने निसार को देख कर कहा। वो उसको देख रहा था। तुमने क्या कहा? फिर से बोलो। वो टेबल पर झुक गया। वो समझी नहीं थी। मैंने पूछा तुमसे तुम्हारा क्या है ये आदमी? वो इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहने लगा। मेरे दादा जान है। कहा तो है। निसार को लगा था आज सूरज किसी और तरफ से निकला है। ये इतना बड़ा झटका तो तब ही लग सकता है। क्या हुआ है आपको? अब ठीक है? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया इस कमीने के बारे में? क्यों आखिर अलीशा के तुम्हारा ताल्लुक इस जानवर दरिंदे से है? निसार आपको क्या हो गया है? आप ये गालियाँ क्यों दे रही हैं? वो आपसे बड़े हैं। चुप करो तुम। तुम्हारे मुंह से मुझे उस शख्स का हमायत करना जहर लग रहा है। तुम जानना चाहती हो ना कि मेरे जख्मों का जिम्मेदार कौन है? तो सुन लो, ये वही शख्स है जिसने मेरे घर को उजाड़ दिया है। अलीशा, ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो मकार बनकर लोगों से तारीफें समेट रहा है, ये मेरा गुनाहगार है। इस शख्स से मैं ज़िंदगी में इतनी नफ़रत करता हूँ कि इसके नाम के लोगों पर भी लानत भेजता हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि तुम इस कमीने के ख़ानदान से हो, मैं खुद को जला लेता मगर तुम्हारे नाम को भी भूल जाता। आप क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? तुम बताओ। मैं ऐसा नहीं था अलीशा। तुम्हारे इस जानवर दरिंदा सिर्फ दादा ने मुझे बनाया है। कोशिश करो कि ज़िंदगी में मुझसे दोबारा ना मिलो। वो वहाँ से उठने लगा। निसार मेरी बात सुने। निसार प्लीज़ रुक जाएं। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। निसार प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करे। आपने प्रॉमिस किया था, अब मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगी। निसार अपने हाथ का मुट्ठी बनाए किसी पत्थर के मजमे की तरह सख्त खड़ा था। मुझे नफरत है हर उस चीज़ से, हर उस शख्स से जिसका शजरे नस्क कहीं दूर से भी उस्मान अरसलान के नाम से जुड़ा है। निसार मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आज से मेरा और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। मैं अपनी नफरत की आग में इतना जल रहा हूँ कि नरमी की तो कोई जगह नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करे। वो उसका हाथ झटक के वहाँ से निकल गया। निसार प्लीज़ मेरी बात सुनिए। वो रोते हुए उसे पुकार रही थी मगर उसकी एक भी आंसू पर उस पर असर नहीं कर रहा था। वो अपने हाथ में पहने हुए उस ब्रेसलेट को हसरत से देखने लगी जिसको उसे पहनाते वक्त उसका खून सिरों बढ़ गया था। सबकी तरह आर्यन भी उसके न्यूज़ को देख रहा था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा ईमेल आई हुई थी। उसने मैसेज को खोल लिया था। उसमें साफ लिखा था कि शराज पर हमाल की जगह हमला उस्मान के कहने पर ही हुआ है। यानी कि उसका शक यकीन में बदल गया था। उसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो गई थी। एक वीडियो भी सेंड कर दी गई थी जिसमें बल्ले ने साफ साफ कहा था कि उस्मान के कहने पर यह सब कुछ कर चुका है। उसके इकरार करने के पीछे भी आर्यन का ही हाथ था। उसके तमाम अड्डों पर हमले उसने ही कर दिए थे। वहाँ के तमाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर उसने कटवाए थे। आर्यन ने उसके चप्पे चप्पे के मालूमात को इकट्ठा कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे कमज़ोर कर रहा था। उसके फ़ोन पर कॉल आ गई थी। वो पैरों से लैपटॉप उठाए सामने टेबल पर रखने लगा और दूसरी साइड पर चेहरा करके कॉल को पिक कर लिया गया। हेलो आंटी, आर्यन ने उसे पुकारा था। आर्यन, शिराज को होश आ गया है। वो खुशी से जल्दी में कहने लगी। इट्स अ गुड न्यूज़। डिस्चार्ज करने का कुछ कहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बस वो भी खतरे से बाहर हैं। चलो शुक्र है, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। तुम आ जाओ जल्दी और हमाल को भी लाओ, मुझे वो याद आ रही है। ओके बस मैं आ रहा हूँ। अब शिराज अंकल का ख्याल रखें। इंशाल्लाह वो भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा। आर्यन का गाल काटने लगा। उसने एक लंबा सांस लिया। वो जैसे मुड़ा, हमाल उसके पीछे खड़ी थी। पता नहीं वो कब आई थी। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि वो सब सुन चुकी है। तुम जहाँ, मेरे बाबा को क्या हुआ है? उसने उसको बोलने का मौका नहीं दिया। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बाबा को, उसने इनकार कर दिया था। आर्यन, मुझसे झूठ मत बोले। वो उसके गिरबान को पकड़ने लगी। हमारे, मेरी बात सुनो। वो उसके हाथों पर हाथ रखने लगा। आर्यन, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं। वो पहले चीखी और फिर आखिर में मिन्नत करने लगी।
पापा को क्या हुआ है? मैंने सब सुन लिया है, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी हार्ट भी इतनी तेज़ चल रही थी कि आर्यन उसे सुन सकता था। हमाल, मेरी बात सुनो, देखो। वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़ने लगा। कि क्या हुआ है? वो मज़ीद सुनने वाली नहीं थी। वो उससे दूर हुई, दोनों हाथों को उठाकर वो सिर्फ सच सुनना चाहती थी। उनका एक्सीडेंट हुआ है। आर्यन मजबूर हो गया था और हमाल को लगा था कि उसका दिल बंद हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ है? वो उसकी बात को धीरे से दोहराने लगी। नहीं नहीं आर्यन, प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करें। मेरे बाबा ठीक है ना? वो घर पर है ना? हमाल, उसका एक्सीडेंट करवाया है किसी ने, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। तुम थोड़ा रिलैक्स करो मेरी जान। किसने करवाया है? उनका दुश्मन कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो आज खुद को नहीं संभाल पा रही थी। वो सच्ची मानो में आज रो रही थी। वो आज डर रही थी। आज उसने सच में डर का शक्ल देख लिया था। अरियान, अरियान, मुझे जाना है। उसको समझ नहीं आ रही थी वो कैसे रिएक्ट करे। अरियान चले। एक मिनट वो उंगली उठाए रुक गई, जैसे उसे अपने सवाल मिल गए थे। उस दिन बाबा मेरी गाड़ी में ऑफिस गए थे, तो इसका मतलब वो एक्सीडेंट मेरी जगह उन्होंने। अल्लाह, वो अपने मुंह पर हाथ रखने लगी, जैसे अपने मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों को बाहर निकालने से डर रही हो। बाबा, मैं मर जाऊंगी। अरियान, बाबा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अरियान, आपके इस दरिंदे दादा ने मुझे मारने के चक्करों में मेरे बाबा को मार लिया। आप अभी भी उसका साथ देंगे? वो उसे मार रही थी। वो आज बिखर गई थी। मुझे मेरे बाबा चाहिए। मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। कसम से मैं मर जाऊंगी। वो उसको देख रही थी, जैसे उम्मीद हो वो ये कर सकता है। वो उसको गले लगा गया था। उसकी आंसुओं में आज बेबसी के अलावा और कुछ भी नहीं था। जो लड़की कभी किसी के लिए झुकी नहीं थी, वो आज बच्चों की तरह रो रही थी। आर्यन ने उसको खुद में छुपा लिया था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे लगा था उसका दिल बंद हो जाएगा। बाबा के पास चलो। वो उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ खींचने लगी थी, जैसे सामने खड़ा शख्स नहीं रोकेगा। वो इतने हक से कह रही थी। आर्यन को लगा वो इस लड़की के लिए कुछ भी कर देगा, मगर एक बार उसी अंदाज में उसने मजीद कुछ कहा। वो लड़खड़ा रही थी, आर्यन को अपने साथ खींच रही थी। उसे लगा था वो गिर जाएगी, मगर वो गिरी नहीं थी। उसकी टुकड़ पर किसी मजबूत दो बाजुओं ने उसे बचा लिया था। वो उसको गोद में उठाए गाड़ी में बिठाने लगा। सारे रास्ते वो कांप रही थी। वो हाथों को एक दूसरे से जोड़ रही थी, मगर वो किसी जल्जले की तरह कपकपा रहे थे। एक दूसरे के जुड़ने से पहले वो लरसते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते थे। आर्यन ने उसके हाथ में एक हाथ डालकर उसे अपने होने का एहसास दिलाया था। उसका जिस्म ठंडा हो गया था। उसका दिल चाह रहा था कि उस दुनिया को भी आग लगा दी जाए। उसके आंसू उसके दिल और दिमाग को हिला रहे थे। अस्पताल तक पहुंचने में टाइम लग गया था, क्योंकि वो हमाल को जहां लेकर गया था वो शहर से बाहर था। गाड़ी रुक गई थी। सामने अस्पताल का बिल्डिंग दिख रहा था। वो बगैर अपने जख्मी पाँव का परवाह किए दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर चली गई। आर्यन उसके पीछे पीछे आ रहा था। रिसेप्शन पर उसने अपने बाप का नाम पूछ लिया। वो लड़की उसके बाप के कमरे का नंबर देख रही थी कि आर्यन वहां पहुंच गया। आज मैं लेकर जा रहा हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। वो उसी के साथ आ रही थी, तकरीबन दौड़ रही थी। दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर सामने हाल में नगमा दिखाई देने लगी। वो इसी तरह उस बेंच पर बैठी थी। हमाल को देखा उसके पाँव ने भी हरकत कर दिया था। वो उसके लिए खड़ी हो गई थी। हमाल ने दौड़कर माँ को गले लगाया था। मामा, पापा कहाँ हैं? उसकी सांस तेज चल रही थी। वो अंदर रूम में है, कुछ देर में शिफ्ट करेंगे। तुम कैसी हो? मामा, मुझे अंदर जाना है, वो बेचैनी से कह रही थी। हमाल, बेटा प्लीज़ सब्र करो, वो बस थोड़ी देर में शिफ्ट कर रही हैं। वो उसके आंसू को साफ करने लगी। नहीं मामा, मुझे जाना है। वो उस पर चीखने लगी, उसका हाथ झटकाने लगी थी। नगमा ने मजीद कुछ नहीं कहा था। हमाल, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो उसका चेहरा अपनी तरफ करने लगा। तुम तो मेरे मुंह मत लगो। तुम्हारी वजह से मैं इतने दिनों से वहाँ पर कैद थी, और यहाँ पर मेरा बाप मर रहा था। उसके चीखने से अस्पताल में एक कहराम मच गया था। तुम पागल हो गई हो। इर्द गिर्द के जो लोग आ जा रहे थे सभी उसको देखने लगे थे। वो उसके हाथों पर जोर देने लगा था। मुझे देखो हमारी, मेरी बात सुनो। वो बिल्कुल ठीक है। अभी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। कब करेंगे रन? कब करेंगे? मुझे पापा से मिलना है, मुझे जाना है प्लीज़। वो उसके गले लग के चीखने लगी। प्लीज़ मुझे मिलने दें। आप सब लोग मुझे उससे क्यों मना कर रहे हैं? आर्यन उसका कमर सहला रहा था। नकमा थके सांप के साथ वहीं पर बैठ गई थी। उस लड़की ने तो एक मिनट में उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। वो तो उसके कंट्रोल में ही आ नहीं रही थी। वो उसको देखने लगी। हमारी खामोशी से आर्यन के गले लग गई थी। शिराज ने उससे कहा था कि आर्यन वही शख्स है जो हमारी बेटी को संभाल सकता है। उसे आज एहसास हो गया था कि वो कितना सच कह रहा है। अब्बा, हजूर फुरकान का माल उसे पहुंच गया है। उसका मैसेज आ गया था। अच्छा हुआ बरखुदार, हमें अभी भी निकलना चाहिए। हम कैसे जा सकते हैं? ये सब लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, और अभी तो और भी आने वाले हैं। हमें उससे मिला कर रखना चाहिए। ठीक कह रहे हो, पर मैं अभी बहुत आ गया हूँ, घर जाना चाहता हूँ। उन सब से बात करके निकलते हैं। चले ठीक है, आप आए, मैं जा रहा हूँ। नुमान उससे पहले चला गया। उसके पीछे उस्मान भी उठ गया था। इर्द गिर्द बैठे लोगों से वो एक दो बात करके वहाँ से निकल गया। वो उसका गाड़ी में बैठकर वेट कर रहा था। उसके गार्ड्स पीछे गाड़ियों में आ रहे थे, और उस्मान नुमान के साथ जा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। वो दोनों भी अरसान हवेली में आ गए। घर पर सभी लाउंज में बैठे उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। उसने जैसे अंदर कदम रखा, सब उसको देखकर खड़े हो गए। मुबारक हो उस्मान, आखिरकार तुमने साबित कर दिया। वो नदीम के गले लग गया था। हाँ यार, मैंने तो हर हाल में करना ही था।
ऐसा जज्बा होना चाहिए। वो उसके कंधे को थपथपाने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। मुबारक हो अब्बाजान, तुम्हें भी मुबारक हो बहू रानी। बच्चे कहाँ हैं? नहीं दिख रहे। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा वो बेटा आज भी नहीं है। कहाँ जाता? अगर आज के दिन घर पर होता। शुक्र करे दादा अभी आया, वरना आपकी तो इस खास दिन को मैं जहन्नम बनाना था। आर्यन वजह पर आया था। आपकी तो किस्मत अच्छी निकली मिस्टर उस्मान, दी ग्रेट सीएम एंड पॉलिटिशियन। वाओ आर्यन, क्या हो गया है? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? आयशा ने उसे डांटा था। मामा आप बीच में मत बोले, आप कुछ नहीं जानती। उसकी आंखें आज अपने ओरिजिनल हाथ में किसी भी पर्दे से आज़ाद, किसी तूफानी समंदर की तरह कहर बरसाने को तैयार थी। आर्यन तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नुमान ने उससे पूछ लिया था। उसने एक नज़र उसको देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपको कहा था उस लड़की से दूर रहें। कहा था ना आपको मिस्टर उस्मान अरसलान कि उस लड़की को गिराने से पहले आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। उस्मान जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो डर गया था कुछ देर के लिए, मगर उसकी नई नई सीएम वाली पोजीशन ने उसको खड़े रहने में बहुत हिम्मत दिया था। कौन लड़की? आर्यन तुम क्यों सीधी बात नहीं कर रहे? थोड़ा सब्र करे डैड, मैंने इनको साफ साफ लफ्ज़ों में बताया था। अगर मेरे ख़ानदान में किसी दो लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हुआ तो मैं उसको चुनूंगा जो सही है, चाहे आप गलत हों या सही। बाहर दुनिया वालों के सामने आप मुझे अपने साथ पाएंगे। ऐसा ही हुआ है अब तक, मगर अब नहीं। आपने अपनी बात का मान नहीं रखा उस्मान साहब। अब मुझे भी भूल जाएं कि मैं कहीं से भी आपकी हमायत करूँगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया आर्यन। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए अपने दादा से बगावत करोगे? जिसकी माँ अपने बाप के काम नहीं आई, उस 2 टके की लड़की के लिए तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? बस करे दादा जान, वो 2 टके की लड़की आर्यन अरसलान की बीवी है। उसकी आवाज़ में जैसे शेर जैसी डार थी। उसे लगा किसी ने उसके पैरों से ज़मीन खींच लिया है। अपने खुद बेरिए को गुस्सा दिलाया है मेरी बीवी को गाली देकर। आप अभी अपने बचने का इंतज़ाम करें। और डैड हो सके तो अपने बाप के बारे में मुझसे सवाल जवाब फिर कभी मत करें। ऐसा ना हो हमारे दरमियान जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाए। आर्यन मेरी बात सुनो, वो लड़की तुम्हें ऐसा फंसा रही है, इस्तेमाल कर रही है मेरे खिलाफ। तुम्हें इस बात की क्यों समझ नहीं आ रही? वो अदालत में कुछ ना कर सकी तो इस तरीके से अपना मकसद पूरा करवाना चाहती है। वो सच में नहीं कर सकती और मेरा इस्तेमाल कर रही है, तो फिर क्यों आपने उसका एक्सीडेंट करवाया है? हाँ, इस बात का जवाब दें। उस्मान अरसलान, आपने दरिंदगी की इतनी हद कर दी कि आपने तो अपनी बेटी के शोहर को भी नहीं छोड़ा। वो उसके करीब होने लगा। मेरी बात याद रखे दादा जान, जिस लड़की ने आपको झुकाया है वो उठेगी एक बार फिर से, क्योंकि उसका नाम सिर्फ हमारे नहीं है, उसका हौसला भी पहाड़ों जितना है। वो जिस बाप के हाथों में पली है वो दुनिया को इस एतमाद से खाक कर सकती है। 2 दिन बाद हमारी मुलाकात अदालत में होगी। इस बार भी वो सब कुछ खुद करेगी, मगर आपकी तरफ से आने वाली हर रुकावट को दूर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। इस बार हर कदम एहतियात से रखे दादा जान। आप तो मुझे जानते हैं, मेरा निशाना कभी खता नहीं जाता। तब के लिए आप अपना जश्न मनाएं। वो लंबे लंबे डग भर के अपने रूम में चला गया। सब जैसे खड़े थे उसके जाने के बाद भी वैसे ही थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नुमान बाप को देखने लगा। उसके उसके चेहरे पर तरीकी ठहर सी गई थी। वो भी कुछ देर बाद आर्यन के पीछे उसके रूम में जाने लगा। जारी है।